morning and Jai Hind students. Welcome again to the sociology class. Students, from today we are going to start the revision of the previous chapters. Okay. So start with the chapter 1, structural change. स्ट्रक्चरल चेंज जो चैप्टर है वो हमने पहले वो पढ़ा था एनसीईआरटी की बुक से, और आज हम रिवीजन कर रहे हैं ए.के. भटनागर की बुक से. ओके. तो फर्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रक्चर चेंज, है ना. स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. दिस टाइप ऑफ चेंज इंक्लूड्स चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, है ना, और द रूल्स बाय विच दे आर रन. ओके. Structural change are long-term and permanent changes. For example, globalization is a structural change. ठीक है, समझ गए. स्ट्रक्चरल चेंज को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस चेंज के आने के बाद पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारे इंडियन सोसाइटी का वो बिल्कुल चेंज हो गया, है ना. जैसे कि कॉलोनियल रूल. जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपना रूल चलाया जिसको कॉलोनियल रूल कहते हैं हम. और उससे क्या हुआ, द कॉलोनियल रूल हैज हैड अ ट्रमेंडस इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी इन ऑल एस्पेक्ट्स. रेलवे, इंडस्ट्रीज, पोस्टल सिस्टम, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल. जब कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशंस इंडिया में चलाए, तो एक ट्रमेंडस इम्पैक्ट, एक गहरा इम्पैक्ट कह सकते हैं, एक ऐसा इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पे पड़ा जिससे कि उसके सभी एस्पेक्ट्स पर हम कह सकते हैं कि उनके रूल्स का इंडिया में सभी एस्पेक्ट्स पर, चाहे वो सोशल है, कल्चरल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सभी एस्पेक्ट्स पर गहरा प्रभाव पड़ा, है ना. जैसे कि रेलवेज इंडस्ट्री डेवलप हुई, पोस्टल सिस्टम डेवलप हुआ, है ना. द प्रीवियस रूलर वर अनेबल टू कंट्रोल द एंटायर कंट्री. हम ये नहीं कह सकते कि भाई जब ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने चेंजेस किए, उनके आने से ही चेंज हुए. उससे पहले भी तो आए थे मुगल्स, उनके आने से क्यों नहीं कुछ हुआ, है ना. लेकिन जो प्रीवियस रूलर्स थे वो अनेबल थे पूरा मतलब उन्होंने कुछ जगहों पर अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन पूरे एंटायर कंट्री पर अपना कंट्रोल नहीं कर पाए, सिर्फ अकबर और अशोक को छोड़कर, ठीक है, अशोका को छोड़कर. बट द ब्रिटिशर कंट्रोल इंडिया विद देयर एम ऑफ प्रॉफिट अटेनमेंट. लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऑल ओवर इंडिया पे अपना कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उन्हें यहाँ से क्या चाहिए था, उनका एम क्या था, प्रॉफिट लेना इंडिया से, ठीक है. सभी तरीके का प्रॉफिट लेना था. किसका मकसद था ये, जो ब्रिटिशर्स थे उनका, ठीक है. द मुगल्स केम टू इंडिया टू लूट अस एंड टेक अवर रिसोर्सेज, वेयर्स द ब्रिटिशर्स केम फॉर ट्रेड एंड इम्पोज देमसेल्व्स ऑन अस. मुगल्स आए थे ब्रिटिशर्स से पहले, लेकिन उनका जो एम था वो क्या था, हमारी जो प्रॉस्पेरिटी थी, वेल्थ थी, उसको लूटना, है ना. और यहाँ से जितने भी रिसोर्सेज थी उनको लूट के अपने कंट्री में ले जाना, है ना. और लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनका एम क्या था, वो क्या चीज करने आए थे यहाँ पे. सबसे पहले शुरुआत उन्होंने किससे की थी, ट्रेड से, कि हमें यहाँ पे व्यापार करना है, ट्रेड करना है, हमें उसकी परमिशन दीजिए, है ना. और धीरे धीरे सब अपने ही रूल इम्पोज करना शुरू कर दिया हम लोगों के ऊपर, है ना. जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना. द ब्रिटिश हैड टू एम्स थे जिन्हें लेकर इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे. कौन कौन से था, प्रॉफिट फॉर देमसेल्व्स एंड एस्टैब्लिश कंट्रोल इन इंडिया एंड मेक it dear to the people in rural and urban area to state that they were in control. और क्या एम लेकर आए थे कि प्रॉफिट, उन्होंने अपने लिए तो उनको प्रॉफिट लेना है, कहाँ से, इंडिया से, और इंडिया पर कंट्रोल करना है ना. वहाँ के जो रूरल पीपल हैं, अर्बन पीपल हैं, उनको ये बता देना है कि अब आप कंट्रोल में हैं, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के. बच्चों ये सब आपको क्यों बताया जा रहा है, ये सब इसीलिए पहले बताया जा रहा है कि कैसे
कॉलोनियल रूल इंडिया में आया और उसके बाद जो स्ट्रक्चरल चेंज शुरू हुए इंडियन सोसाइटी में, जो चेंजेस शुरू हुए वो कहाँ से शुरू हुए, शुरुआत तो बतानी पड़ेगी ना। तो पहले कहाँ से शुरू हुए और किस तरीके से उन्होंने अपनी जगह बनाई और किस तरीके से फिर हमारी सोसाइटी में चेंजेस आने शुरू हुए, ठीक है ना। और जो चेंज हम आज भी फील करते हैं, देखते हैं कि ये ब्रिटिशर्स की वजह से चेंज है, ठीक है ना। इट इज क्लियर टू द पीपल इन रूरल एरियाज में क्या क्या चेंजेस हुए। दे वांटेड फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स एंड टोल्ड देम व्हाट टू ग्रो। उन्होंने जो अपने रूल्स चलाए वो ऐसे थे कि जो फार्मर्स थे उनसे वो कैश क्रॉप्स जो अकॉर्डिंगली उनको ये कहा कि आपको क्या अपनी जमीन पर क्या उगाना है। यहाँ तक भी उनको इंस्ट्रक्शंस जो है ब्रिटिशर्स से ही मिलते थे। वो कैश क्रॉप यानी कि इंडिगो है ना, नील की खेती जो थी वो कराई जाती थी फोर्सफुली जो फार्मर्स थे उनसे, ठीक है। और अर्बन एरियाज में दे टोल्ड देम व्हाट टू मैन्युफैक्चर। और अर्बन एरियाज में जो ब्रिटिशर्स थे उनके ये रूल चलते थे कि आपको क्या मैन्युफैक्चर करना है। जो हैंडलूम जो इंडस्ट्री थी इंडिया की वो ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही डिस्ट्रॉय हुई है ना। वरना इससे पहले जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो काफी डेवलप थी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले बाहर भी कपड़े जाते थे है ना, एक्सपोर्ट होते थे। लेकिन जो ब्रिटिशर्स जब आए उसके बाद ये टोटली डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। द ब्रिटिशर्स इंटरफेयर्ड इन फॉरेस्ट पॉलिसीज। ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट पॉलिसीज बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि इनके अपने इसमें बेनिफिट था। क्या बेनिफिट था? क्योंकि जो फॉरेस्ट थे वो किससे, वो माइंस से वो थे, मिनरल्स से रिच एरियाज थे फॉरेस्ट। और उन्होंने वहां अपनी पॉलिसीज लगा के और क्या क्या डिस्प्लेस ट्राइबल, जो ट्राइबल पीपल थे वहां से उनको हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न लैंग्वेज इंग्लिश। ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो वेस्टर्न लैंग्वेज इंग्लिश का बहुत ज्यादा से इंडियन सोसाइटी में क्या हुआ, इम्पैक्ट हुआ। कैसे इम्पैक्ट हुआ ब्रिटिश इंग्लिश लैंग्वेज का? इंग्लिश लैंग्वेज एक तो ग्लोबल लैंग्वेज है ना। तो हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे वो राइटर्स हो गए हैं अब जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में काफी अच्छा लिखते हैं, है ना। इंट्रोडक्शन टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ क्लर्क्स of help in administration as there were many local dialects। और एक न्यू क्लास इमर्ज हुई कॉलोनियल पीरियड में। एक न्यू क्लास इमर्ज हुई जिसे हम क्या कहते हैं, मिडिल क्लास। एक क्लर्क क्लास, एक बाबू वाली क्लास बन गई, है ना। कि क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने ऊपर किसी इंडियन को नहीं रखना चाहते थे। वो इंडियंस को कोई ऐसा अपर उसकी क्लास की जॉब नहीं देना चाह सकते जो उन पर रूल करे। इसलिए जो इंडियंस थे उनको जो पढ़े लिखे इंडियंस थे है ना, और उनको इंग्लिश लैंग्वेज का और वो देकर कह सकते हैं हम उसको इंग्लिश लैंग्वेज और सिखाकर उन्होंने एक क्लर्क ग्रुप बनाया जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के में उनकी हेल्प करता था, ठीक है। This backfired as the educated Indians began using principle of equality, liberalism, and individual freedom and started revolts against the British, which culminated the freedom struggle। लेकिन क्या हुआ, एक ये क्लर्क तो बन गए, एक मिडिल क्लास तो इमर्ज हो गई, लेकिन जो हमने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के बाद जो हमने इंग्लिश राइटिंग्स पढ़ी उसमें क्या था, उसमें इक्वालिटी, लिबरलिज्म, फ्रीडम के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा? इंडियन सोसाइटी पे, जो वहाँ एजुकेटेड इंडियंस थे उनके ऊपर पड़ा। और उन्होंने क्या शुरू किया, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए रिवॉल्ट्स करनी शुरू कर दी, है ना, जो कि जिसने कि बाद में इस फ्रीडम स्ट्रगल में हेल्प की, है ना। और हम कह सकते हैं कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ एडवांटेजेस भी हुए और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हुए इंडिया में।
much better edge in global world as English is universal. इंग्लिश क्योंकि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो जो इंडियन सोसाइटी की जो एज थी वो शार्प हुई इन ग्लोबल वर्ल्ड में, ठीक है। दलित्स बीइंग एजुकेटेड आर एज ओवर द नॉन एजुकेटेड दलित्स, और नॉन एजुकेटेड दलित्स की अपेक्षा जो एजुकेटेड दलित थे वो भी काफी उनको कह सकते हैं कि उनको इससे काफी बेनिफिट मिला, है ना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद उनको जो क्लर्क टाइप वाली जो जॉब थी वो मिल गई, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो कास्ट में बिलीव नहीं करते थे, इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद उन्हें क्लर्क टाइप वाली जॉब थी वो दलित्स को मिलने लगी, है ना। डिसएडवांटेज क्या है? दोज हु न्यू इंग्लिश लुक डाउन अपॉन दोज हु डिडंट। डिसएडवांटेज ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज को क्योंकि एक इंडियन सोसाइटी में काफी इम्पोर्टेंस मिलने लगी थी, तो फिर जो इनको इंग्लिश आती थी उनको बहुत अच्छा समझा जाता था, और जिनको नहीं आती थी उनको लेट डाउन फील कराया जाता था, ठीक है। देखिए ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, इसमें यहाँ पे सभी स्पेलिंग्स जो है इंग्लिश की वो रॉन्ग है, लेकिन ये मैटर नहीं करता था कि स्पेलिंग रॉन्ग है राइट है। इंग्लिश जो है वाइडली यूज की जा रही थी, कहाँ पे? इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका था इंग्लिश यूज करना, ठीक है। नाउ द मूवमेंट ऑफ पीपल वर नॉट ओनली सेंट टू वर्क इन टी और कॉफी प्लांटेशंस बट वर ऑल्सो सेंट टू अफ्रीका एंड इंग्लैंड। जो पीपल थे वो डिफरेंट, क्योंकि जो टी प्लांटेशन था इट इज वेरी प्रीशियस फॉर द ब्रिटिशर्स, क्योंकि वो क्या कहते हैं चाय के एडिक्टेड थे, है ना, तो उनके लिए टी और कॉफी प्लांटेशन काफी मायने रखता था। और उसको करने के लिए वो डिफरेंट जगहों से लोगों को वहां बुलाते थे, क्योंकि असम में ज्यादा टी प्लांटेशन तो होता था, तो वहां पे डिफरेंट जगह से लोगों को बुलाकर रखा जाता था और उस प्लांटेशन कराया जाता था। लेकिन लोग केवल टी प्लांटेशन के लिए नहीं बुलाए जाते थे, लोगों को अफ्रीका और इंग्लैंड में भी भेजा जाता था वर्क करने के लिए, जिसमें से क्या होता था, कुछ लोग तो रास्ते में ही मर जाते थे, कुछ लोग वहां चले जाते थे तो कभी वापस भी नहीं आते थे, ठीक है ना। जो अफ्रीका और हम कह सकते हैं कि ये इंग्लैंड में अफ्रीका में जो ये इंडियंस है ना, जो जिनको भारतीय मूल जो शुरू कहे जाते हैं, वो वहीं जो वहां रह गए ना, क्योंकि उनको दोबारा एक्सेप्ट इंडियन सोसाइटी नहीं कर रही थी, तो इसलिए वो लोग वहीं रह गए, ठीक है ना। दीज इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या इंक्लूड, और भी लोग इंक्लूड थे, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, है ना, उनको भी इंडस्ट्रीज में वर्क करना पड़ता था। हायर स्टडीज हैड टू वर्क मोर इनसाइड एंड आउटसाइड। जो हायर स्टडीज के लोग थे उनको इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही जगह पर ज्यादा वर्क करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि ऐसे ही लोगों की जरूरत थी उस टाइम पे, किसको? जो ब्रिटिशर्स थे, है ना। लेकिन इंडियंस लोग को एक्सप्लॉइट करते थे वो ज्यादा, है ना। When they came back, they were not accepted by the Indians, so they settled in these places to avoid trauma. और जब वो वापस आते थे तो इंडियन सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी, इसीलिए वो इन सब चीजों से बचने के लिए वहीं सेटल हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पे आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की बुक, पेज बॉक्स नंबर 1.8 में ये दिया हुआ है कि किस तरीके से जो प्लांटर्स थे उनको रिक्रूट किया जाता था, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। Structural change in all areas. There has been a change in our food, clothing, language, architectures. हम कह सकते हैं कि हर एस्पेक्ट पे जो था, उस पे जो कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स था, उनका हर एस्पेक्ट पे इंडिया में उस अपना प्रभाव उसने डाला। जैसे कि हमारे फूड है, क्लोथिंग्स हैं, लैंग्वेज है, लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, क्लोथिंग जो ब्रिटिशर्स कपड़े पहनते थे उनका, और जो जैसे कि फूड में आप टी को भी ले सकते हैं, है ना। इन सब चीजों का पूरा इम्पैक्ट आर्किटेक्चर था, इसका पूरा इम्पैक्ट किस पे पड़ा? इंडियन सोसाइटी पे पड़ रहा था। इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि, तो what is industrialization? It is the development of modern forms of industries, factories, machines and large scale production process is called
industrialization. And the urbanization, the process by which the population in the cities increase. जब cities की जो population होती है वो बढ़ने लगती है तो that is called urbanization. And urbanization और इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों इंटररिलेटेड हैं. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो अर्बनाइजेशन बढ़ा, है ना, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ, अर्बन एरियाज में, है ना. तो अर्बन एरिया की जो कह सकते हैं हम जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो बढ़ने लगी. लोग काम करने के लिए गांव से शहरों में आने लगे, ठीक है ना. द टू फेमस सिटीज ड्यूरिंग प्री कॉलोनियल रूल वर सूरत, मसूलीपट्टनम. कॉलोनियल पीरियड से पहले दो फेमस सिटीज थे जो कि इंडस्ट्रीज के लिए, क्लोथ इंडस्ट्रीज के लिए जाने जाते थे. इसमें था सूरत और मसूलीपट्टनम, ठीक है, जो कि कॉलोनियल पीरियड में ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है ना. स्लोली दे बिकम सेंटर्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. ये पहले मैन्युफैक्चर सेंटर हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या बन गए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के सेंटर बन गए, है ना. दे वर सेंट्रली लोकेटेड, इजी टू अप्रोच, डॉकिंग द शिप्स एंड कैरिंग आउट एक्टिविटीज. जो ये सिटीज थे सेंट्रल में लोकेटेड थे तो इजी होता था इनसे, क्योंकि पहले जो था गुड्स जो थे वो कैसे ले लाए जाते थे, वो शिप्स से ले लाए जाते थे, कि सारा जो ट्रेड होता था वो समुद्र के रास्ते से होता था, है ना. क्यों, क्योंकि पहले वो तो थे नहीं, ये एयरक्राफ्ट वगैरह नहीं थे, तो सब कुछ शिप के ट्रेड जो था शिप से हुआ करता था, है ना, समुद्र के रास्ते से हुआ करता था. तो ये जो सिटीज थे सेंटर में लोकेटेड थे, तो यहाँ से जो व्यापार करना था वो काफी इजी रहता था. किसके लिए, अंग्रेजों के लिए. लेकिन क्योंकि ये पहले यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी कपड़ों की, लेकिन बाद में क्या हुआ, द सूरत एंड मसूलीपट्टनम लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस. उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस धीरे धीरे खो दी. एंड इंडस्ट्रीज वर नॉट सेटअप इन दीज प्लेसेस. और जो इंडस्ट्रीज थी उनको यहाँ सेटअप नहीं किया गया. एंड वर सेटअप इन कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे. जो न्यू सिटीज इमर्ज हुए उस टाइम पे, इमर्ज क्या, ये ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थे, लेकिन जो जहाँ पे हम कह सकते हैं जो अंग्रेज, हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन सिटीज को ज्यादा डेवलप्ड किया. कौन कौन से थे, कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे, और यहीं पे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज जो थी उनको सेटअप किया. दिस वाज नॉन एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, है ना, एंड द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन. बट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, अब जिस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हुआ, है ना, एकदम से रेवोल्यूशन आ गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन में. सारी चीजें, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे उस टाइम पे, जैसे कि ये स्टीम इंजन का इन्वेंशन था, है ना. तो ये सब चीजों इन्वेंशन हुए, फिर उस टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी इंडस्ट्रियलाइजेशन में. वहां पे बहुत जल्दी डेवलपमेंट हुआ इंग्लैंड में. लेकिन इंडिया में इतनी जल्दी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से इतना जल्दी डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया किसके थ्रू आया, ब्रिटिशर्स के थ्रू आया, है ना. ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि इंडिया में क्या किस कारण से आए थे, अब बेनिफिट लेने के लिए आए थे, उस पर कंट्रोल करने के लिए आए थे. तो उनका ये एम था ही नहीं कि वो इंडिया को डेवलप करें. उनका एम था कि यहाँ से जितना भी हम बेनिफिट ले सकें ले लो. बस उन्होंने उतना डेवलपमेंट इंडिया में किया जितना कि उनके अपने लिए जरूरी था, ठीक है ना. इस वजह से जो पहले से डेवलप्ड सिटी थे, जैसे कि सूरत हुआ, मसूलीपट्टनम हुआ, वो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई, बंद हो गई. जो इतना अच्छा जो हम हैंडलूम इंडस्ट्री थी हमारी, वो जैसे बाहर एक्सपोर्ट होते थे कपड़े, वो अब बंद हो गए, है ना. जो कॉटन था वो कॉटन के जो कपड़े थे, जो रेशम के कपड़े थे, वो एक्सपोर्ट होते थे बाहर, वो बंद हो गए. और सारा जो इंडिया की मार्केट थी, जो ब्रिटिशर्स थे,
उन्होंने उसको एक रॉ मटेरियल की मार्केट बना दिया, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल जैसे कॉटन था, जूट था, ये सब रॉ मटेरियल कहाँ जाता था, ये सब जाता था इंग्लैंड, और वहां जो फैक्ट्रीज थी वहां से बनकर फिर यहाँ पे कपड़े आते थे और फिर वो यहाँ पे कम दामों में बेचे जाते थे, ठीक है ना। तो ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि जो पहले से ही डेवलप्ड है उसको खत्म कर देना, तो क्या कहा जाएगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। So students, what we have learned today, we have learned about the impact of the colonial rule on Indian society, and the impact of English language on Indian society, and the advantages and disadvantages of English language, movement of people, and the structural change, and something about the industrialization and urbanization, है ना। We will continue this chapter in the नेक्स्ट क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉल मी, और रिवाइज जरूर कर लेना बेटे, है ना, क्योंकि अगर रिवीजन साथ साथ चलता रहेगा तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो नाउ जय हिंद, बाय बाय।